जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं। इसे मैं घटना चक्र की एक मैगजीन आती है पॉइंटर करके, उसी मैगजीन से करा रही हूँ। और आज जो मैंने फैक्ट शामिल किया है ये योजना और परियोजनाओं के फैक्ट हैं, और कोशिश रहेगी कि एक क्लास में अधिक से अधिक फैक्ट को शामिल करूं। कल मैं क्लास नहीं दे पाई थी, इसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। फिलहाल हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला फैक्ट। आज का जो पहला फैक्ट है वो है कि 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शुरुआत किया है, शिलान्यास किया है। तो वो कौन सी 2 मेट्रो रेल परियोजनाएं हैं? तो ये है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना। इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी 2021 को किया। अगला जो फैक्ट है वो भी योजना और परियोजना से ही, और आज सारे वही फैक्ट हैं। तो अगला जो फैक्ट है वो है कि 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा देश भर के लगभग 717 जिलों में इस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। तो वो कौन सी योजना है जिसका तीसरा चरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको शॉर्ट में PMKVY के नाम से जाना जाता है, और तीसरा चरण इसलिए 3.0। इसकी शुरुआत हो गई है 15 जनवरी 2021 को 717 जिलों में। अगला जो फैक्ट है वो है कि 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट में WDFC के नाम से जाना जाता है, तो WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो जो रेवाड़ी मदार खंड है वो राष्ट्र को समर्पित किसने किया? तो रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 7 जनवरी 2020 को। कितने किलोमीटर का है ये? तो ये है 306 किलोमीटर का। और कुल लंबाई अगर पूछी जाए कि WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्तावित कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 1506 किलोमीटर। अगला जो फैक्ट है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो क्या है? तो ये भारतीय रेलवे जो है उसको समर्पित माल वहन गलियारा है, जहाँ से माल ले जाई जाएगी उसका गलियारा है, भारतीय रेल को समर्पित किया जाएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। ये 1506 किलोमीटर प्रस्तावित है ये। अगला जो फैक्ट है वो है 7 जनवरी 2020 को, इसी से रिलेटेड है ये, कि वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके किसने रवाना किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल के माध्यम से पूरे विश्व की पहली ये डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है, इसको हरी झंडी दिखा करके इन्होंने रवाना किया है। अगला जो फैक्ट है वो है कि विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है किसके द्वारा? तो न्यू अटेली हरियाणा से है ये, न्यू अटेली से हरियाणा में है ये न्यू अटेली, वहाँ से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। तो हरियाणा से राजस्थान तक ये विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। अगला जो फैक्ट है वो है कि 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को इस खंड का उद्घाटन किया। तो कौन से खंड का उद्घाटन किया है 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो ये है न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का। नेक्स्ट फैक्ट है पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट में EDFC के नाम जाता है, इसका परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका परिचालन और नियंत्रण केंद्र जो है ये प्रयागराज में स्थापित किया गया। इसका पूर्व नाम जो था वो इलाहाबाद था, तो प्रयागराज में इसको स्थापित किया गया है। अगला जो फैक्ट है वो है कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजना जो है उसकी आधारशिला रखी है। तो किन किन राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है 1 जनवरी 2021 को? तो मित्रों इसमें झारखंड भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी कि कुल 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो ये कौन कौन से राज्य हो गए? तो उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, झारखंड है, तमिलनाडु है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है।
अगला जो फैक्ट है वो है कि लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं। किससे ये संबंधित हैं? तो लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं, तो ये है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, इससे संबंधित है लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, जिसको शॉर्ट में GHTC के नाम से जाना जाता है, GHTC इंडिया। अगला जो फैक्ट है वो है कि केंद्र सरकार के द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कितनी? तो 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जनवरी 2021 को। तो ये कहाँ पर इसकी मंजूरी मिली है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार के द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला जो फैक्ट है वो इसी से संबंधित है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। किन नदियों पर? तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर। अगला जो फैक्ट है वो है कि 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थॉबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो थॉबल बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इसका उद्घाटन मणिपुर में किया गया। कब? तो 27 दिसंबर 2020 को। और किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अगला जो फैक्ट है वो है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शॉर्ट में इसको सेहत भी कहते हैं, तो सेहत PMJAY सेहत, इसका शुभारंभ किया गया कब? तो 26 दिसंबर 2020 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत यानी कि PMJAY सेहत, इसका शुभारंभ हुआ कब? तो 26 दिसंबर 2020 को। अगला जो फैक्ट है वो है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है जम्मू और कश्मीर। फिर नेक्स्ट सेहत से ही है कि सेहत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सोशल इंडिवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अगला जो फैक्ट है वो है कि 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त जारी करने के माध्यम से देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खेत में जमा किए गए। तो कितने करोड़ रुपए जो हैं वो किसानों के खाते में जमा किए गए, खेत में नहीं खाते में जमा किए गए। तो ये 18,000 करोड़ रुपए जो हैं वो 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ 7 किस्त में जारी करने के माध्यम से देश में 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। अगला जो फैक्ट है वो है कि 24 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो 24 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए का विकास परियोजना का घोषणा करने वाला जो राज्य है वो है केरल। अगला जो फैक्ट है वो है कि 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु अनुमोदित केंद्रीय सहायता राशि कितनी है? तो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के हेतु अनुमोदित केंद्रीय सहायता राशि है लगभग 6,000 करोड़ रुपए वार्षिक, और 2020-21 से 2025 से 26 की अवधि के दौरान ये सहायता राशि जो है वो दी गई है। अगला जो फैक्ट है वो है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। अगला जो फैक्ट है वो है कि PMSSC इस योजना में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, इसको शॉर्ट में PMSSC के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, PMSSC। इस योजना में केंद्र और राज्यों का हिस्सेदारी जो है वो 60:40 का है। अगला जो फैक्ट है वो है कि PMSSC इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कुल खर्च कितना किया जाएगा? तो 59,048 करोड़ रुपए। अगला जो फैक्ट है वो भी इसी से संबंधित है कि PMSSC योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों को
आगे की उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक मदद करना, ताकि वो आगे की जो उच्चतर शिक्षा है उसको भी जारी रख सके, इसके लिए आर्थिक मदद करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और याद रखिएगा दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए ही है ये सर। अगला जो फैक्ट है वो है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की गई। ये विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित होगा? तो गुरु गोरक्षनाथ के नाम से जो विश्वविद्यालय स्थापित होंगे वो गोरखपुर के चौरा चौरी में स्थापित किया जाएगा। चौरा चौरी हत्याकांड जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर एक घटना घटी थी, चौरा चौरी हत्याकांड, तो वहीं पर गोरक्षनाथ के नाम पर एक विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगला जो फैक्ट है वो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा औद्योगिक गलियारा नोड्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है 30 दिसंबर 2020 को। तो ये जो है कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश में है और तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा औद्योगिक गलियारा नोड्स का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है 30 दिसंबर 2020 को। कहाँ पर? तो कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तुकुमूर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक, इन 2 जगहों पर। अगला जो फैक्ट है वो है कि 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र, पावर सेक्टर जिसको कहते हैं, उसमें कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र, जिसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहते हैं, जिस देश की मदद से शुरू किया गया वो कौन सा देश है? तो वो है फ्रांस। तो फ्रांस की मदद से 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, इसकी शुरुआत की गई है 18 दिसंबर 2020 को। अगला जो फैक्ट है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थित कहाँ पर है? तो ये बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है, जो कि फ्रांस के सहयोग से शुरू किया गया, ये है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE, गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में। हरियाणा में है गुरुग्राम, यहाँ के परिसर में, यहाँ NISE के परिसर में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है फ्रांस के सहयोग से। ये डेट कौन सा है? तो 18 दिसंबर 2020 को। अगला जो फैक्ट है वो है कि 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? तो जेवर में एक हवाई अड्डा बन रहा है उत्तर प्रदेश के जेवर में, उसका नाम रखा गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। कौन सा? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है कि द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी, राजकीय पक्षी कहाँ का है ये? तो जो सारस पक्षी जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये लोगो है सारस पक्षी, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है कोयल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है गौरैया। अगला जो प्रश्न है, अगला जो फैक्ट है वो है भारत सरकार की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये कब समर्पित किया गया था? तो ये किया गया था 20 दिसंबर 2020 को। भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा भारत का ये 8वां उत्पादन बेसिन है और ये राष्ट्र को समर्पित किया गया। मित्रों, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर किसी तरह की कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से वीडियो बनाना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और 1 बाय 1 करके मैं इम्प्रूव भी करते जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ों को मैं सीखते भी जाऊँगी और जिसको मैं आप लोगों को शिक्षा देने में, आप लोगों की तैयारियों में मदद करने में मैं उसको उपयोग में लेकर के आऊँगी। तो कहीं भी कोई त्रुटि हो जा रही है तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं अगला फैक्ट। कोशिश कर रहेगी यही कि अधिक से अधिक फैक्ट को शामिल करूं। देखिए, इस क्लास को शुरू करने का एक मकसद ये है कि मेरे जो ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं, जो किताब सारी नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाए इस तरीके के सीरीज़ से। दूसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि जब आप सोने जाएँ और आपको ऐसा लगे कि अब पढ़ने का मूड नहीं है, तो और आपने जो भी किसी भी मैगजीन से जो आपने करंट अफेयर्स की तैयारी करी है और आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स को फिर से पढ़ना, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर ईयरफोन लगाइए कान में
और सुनते हुए, क्लास करते हुए पूरे क्लास को देखिए, सुनिए और फिर आप गहरी नींद में सो जाइए ताकि सुबह उठिए तो बहुत फ्रेश लगे आपको और आपने सोची मतलब आपको फील हो कि आपने रात में सोते वक्त कुछ जानकारी जो है वो हासिल करी थी। चलिए लेते हैं अगला फैक्ट। वो है कि भारत का 8वां उत्पादन बेसिन कौन सा है? तो यही है बंगाल बेसिन। ये भारत का 8वां उत्पादित बेसिन है। ये राष्ट्र को समर्पित किया गया 20 दिसंबर 2020 को भारत सरकार की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अगला जो फैक्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है। बंगाल बेसिन कहाँ पर अवस्थित है? तो जो बंगाल बेसिन है, जो कि 8वां उत्पादन बेसिन है, ये उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? तो उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल, वहाँ पर स्थित है ये। अगला जो फैक्ट है वो है कि 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर ये इसकी स्थापना की जा रही है? तो गुजरात के कच्छ में 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका शिलान्यास किया गया और ये भारत का सबसे बड़ा हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क है जो कि कच्छ गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है कि गुजरात के कच्छ में स्थापित किए जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क जो है उसकी अधिकतम क्षमता क्या होगी? तो 30,000 मेगावाट होगी इसकी अधिकतम क्षमता। कितनी होगी? तो 30,000 मेगावाट होगी इसकी अधिकतम क्षमता। अगला जो फैक्ट है वो है कि 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र का शिलान्यास किया है। इस संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जो समुद्री जल है उसको पीने योग्य बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? तो मांडवी कच्छ जो कि गुजरात में है, यहाँ पर क्योंकि सी बीच है और यहाँ पर इस तरीके के प्लांट लगाए गए हैं कि समुद्री जल जो है वो पीने योग्य उसको बनाया जा सके इस विलवणीकरण संयंत्र के द्वारा। अगला जो फैक्ट है वो है कि 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनके द्वारा बिहार राज्य में 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। तो इस पुल का नाम बताना है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो ये पुल कौन सी है बिहार की? तो ये है कोइलवर पुल। कौन सी है? तो कोइलवर पुल है। तो अब आपको बताना है कि कोइलवर पुल जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। तो ये जो कोइलवर पुल है ये सोन नदी पर अवस्थित है। अगला जो फैक्ट है वो है कि 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया। तो ये जो SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र है, तो इसका ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा इसको संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया 26 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है कि ये जो इसी पे आधारित है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत बेहतरीन कर दिया गया है। आप सभी बोलते हैं कि एक जो फैक्ट दिया गया तो उससे रिलेटेड और जितने भी कंटेंट हो सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड और जितने प्रश्न बन सकते हैं तो उन सबको भी 1 बाय 1 करके शामिल कर दिया। अब जैसे कोइलवर पुल जो है उसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने तो कर दिया, जो इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। लेकिन अब यहाँ ये भी बता दिया गया है कि इसकी लंबाई ये किस नदी पर स्थित है। तो ये सोन नदी पर स्थित है, ताकि दूसरे राज्य के जो छात्र हैं या जिनको उतनी जानकारी बिहार की नहीं है तो उनको भी इसकी जानकारी हो जाए। और बाकी इससे रिलेटेड भी प्रश्न जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखिए उसी तरीके से यहाँ पर जो मानचित्र निवेशक मानचित्र जो है वो लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से। तो इस मानचित्र से संबंधित और जितने भी प्रश्न बन सकते थे तो उसको भी यहाँ शामिल कर लिया गया है। तो ये जो निवेशक मानचित्रण है इसमें 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों के यानी कि सतत विकास कार्य ये लक्ष्य जो है उन क्षेत्रों के कितने क्षेत्रों को निवेश के अवसर के अनुकूल चिन्हित किया गया है। तो 18 निवेश अवसर क्षेत्रों को निवेश के अवसर के अनुकूल चिन्हित किया गया है। ठीक है।
अब अगला जो फैक्ट है वो है कि 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जिनका नाम है थावर चंद्र गहलोत, इनके द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया। तो थावर चंद्र गहलोत के द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया है एक राष्ट्रीय पोर्टल एवं गुजरात के बड़ोदरा में एक गरिमा गृह, ये शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जिसका नाम है, ये जो गरिमा गृह है जिसका नाम है इस शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ये राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय पोर्टल गुजरात के बड़ोदरा में इसको लॉन्च किया गया है। देखिए अगला जो फैक्ट है वो है कि 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों के लिए 22 नवंबर 2020 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो किस मिशन के अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि 20 नवंबर 2020 को सस्ते और स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत परिवहन की दिशा में अस्थायी विकल्प इसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की शीर्ष तेल और गैस वितरण कंपनियों के बीच में समझौता हुआ। तो देश भर में 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ये समझौता किया गया है। पूरे देश भर के 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ये कब हुआ है ये समझौता? तो 20 नवंबर 2020 को सस्ते और स्वच्छ परिवहन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसके बीच में? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और शीर्ष तेल और गैस वितरण कंपनियों के बीच में ये समझौता हुआ है। तो आज की क्लास में आपने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। देखिए मैं क्लास को कंटिन्यू कराना चाहती हूँ, कल मॉर्निंग के भी क्लास मुझे लेने हैं। कल की क्लास मैं इसलिए नहीं ले पाई करंट अफेयर्स वाली इवनिंग वाली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अचानक से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सर्दी खांसी जुकाम रहता है तो कोई बात नहीं क्लास ले लेती हूँ गर्म पानी पीते हुए या जैसे तैसे। लेकिन जब सांस ही लेने में दिक्कत हो रही थी तो क्लास तो बिल्कुल भी असंभव था। मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, जो कि जनरली मैं बहुत कम करती हूँ। तो रेस्ट मुझे लगा कि नहीं अब ज़रूरत हो गया है, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो कल मैं रेस्ट में थी। कल क्लासेस बनाने के बाद कुछ काम था घर का जो ज़्यादा कर दी थी, फिर इस वजह से थोड़ा बीमार पड़ गई और थोड़ा सा स्वस्थ लग रही थी। तो फिर मैं कुछ और भी काम थोड़ा कर ली, तो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया मेरा कि मैं सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर से मैंने दवा ली, फिर उसके बाद फिर जैसे तैसे किसी तरह से नींद आया। सुबह में बहुत लेट से उठी और डर भी बहुत था कि कहीं कल वाला सिचुएशन ही फिर से ना हो जाए। तो दिन भर मैं रेस्ट करी हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं सोची कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि जितना देर मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक वीडियो बनाने में रिकॉर्ड करने में समय दूंगी, उससे अच्छा है कि एक क्लास ही आप लोगों के लिए ले लूँ, चाहे वो छोटा हो लंबा हो बड़ा हो छोटा हो, ऐसे क्लास बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी और आप लोगों का विश्वास जो मेरे ऊपर इतना सारा है वो विश्वास भी हमेशा बना रहे। और आप लोगों का प्यार जो इतना सारा मिल रहा है, जल्द ही स्वस्थ होने की मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम पास में है तो आज धुरीना पर क्लास गैप रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन सिचुएशन मेरा बिल्कुल भी नहीं था मैं क्लास ले सकती हूँ। तो सब कुछ सही रहा तो फिर कल से हम लोग कंटिन्यू रहते हैं और मॉर्निंग के भी क्लास जाएंगे, इवनिंग के भी क्लास जाएंगे। लेकिन कब मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है मुझे खुद ही भी मैं समझ ही नहीं पाती। ठीक रहती हूँ अचानक से। और जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कोरोना वायरस जो है अरे आता है जाता है, बहुत लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि ये तो आता है चला जाता है। इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है। ये वायरस का संक्रमण अगर किसी को अगर किसी के लक्षण हैं, जिसको लक्षण नहीं है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैसे मुझे लक्षण थे तो जिसको लक्षण थे तो वो अंदर से इतना ज़्यादा वीकनेस हो जाता है और कुछ दिन लगता है आपको संभलने में। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास वक्त की कीमत है, आप वक्त को अच्छे से पहचानते हैं, आप अपने वक्त का सदुपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं, तो अगर इस तरीके का वायरस के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आप लोगों के 14 दिन 15 दिन पता न जाने कितने दिन जो हैं आप लोगों के
दवा में, सारे प्रिकॉशन में, तबीयत ख़राब, कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, कभी ठीक रहेगी। कुछ अलग तरह का रहता है और उसमें काम भी बहुत रहते हैं क्योंकि मेड नहीं आती है, घर के सारे काम भी करना उसी बीमार स्थिति में। और ये भी हमेशा सोचते रहना कि ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल जाने का नौबत आ जाए, उससे भी बचना है, तो सारे प्रिकॉशन लेना है, तो इसमें थोड़ा समय चला जाता है। तो आप अगर सही समय की अगर कीमत आप पहचानते हैं, जीवन की कीमत अगर आप पहचानते हैं, तो कृपया आप सभी इस वायरस के प्रकोप से बच के रहें। मैं इन्फेक्टेड हो गई अचानक से। उस समय में मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे रांची से, और एक दिन के लिए उनको गांव जाना था, तो बस वो आए और गांव गए, फिर उधर से लौटे, फिर एक दिन रुके यहाँ पर, उसके बाद फिर गांव चले गए, रांची चले गए। तो इतने देर में ही वो आए, जितने देर वो यहाँ रहे उतने देर में ही हम लोग इन्फेक्टेड हो गए। क्योंकि वो इन्फेक्टेड थे, पता नहीं था कि वो इन्फेक्टेड हैं। मैं तो बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, और घर में अगर कोई आता भी है तो फिर इन्फेक्शन इतनी जल्दी लगता है ना, अगर कोई इन्फेक्टेड है, अगर उनके आप संपर्क में आते हो तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। जैसा आप सभी ने मुझे देखा कि मैं कैसे इन्फेक्टेड हुई, तो मैं आप सभी से ये कहूँगी कि आप सभी बच के रहें, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, बहुत बलवान होता है। समय जो चला जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। वीकनेस इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वढ़ने का मन भी नहीं होता, और सब ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले आपकी जो प्राथमिकता होती है वो स्वस्थ होना होता है। उसी प्राथमिकता को देखते हुए मैं स्वस्थ होने की कोशिश कर रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा समय रेस्ट में लगा रही हूँ। तो आज बस इतना ही। मुझे कल हम लोग इसको कंटिन्यू करके इसको जो योजना परियोजना से जितने भी फैक्ट हैं इस साल के, मैं वो ख़त्म करा दूँगी। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।